Hello and welcome class. These are the online classes of computer architecture and it's week 9th. So last time हम लोगों ने स्टडी किया था different features of memory and different types of memory. So उसमें हमने लास्ट में स्टडी की थी कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की. ठीक है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी कि हम कौन से पर्पज़ के लिए कौन सी मेमोरी यूज़ कर सकते हैं या हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी मेमोरी अभी तक डिज़ाइन नहीं हुई जो कि हमारे पास सारे जो फीचर्स हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दे दें. सो हमने अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन क्लासिफाइड मेमोरी में एक ही सेलेक्ट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमारे पास जो हायरार्की बनी है इसमें एक्चुअली टॉप पे है रजिस्टर्स, फिर है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप्स वगैरह. सो ये जो हमने फीचर्स लास्ट टाइम डिस्कस किए हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट पर बिट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रजिस्टर्स है वो सबसे एक्सपेंसिव है, उसके बाद है कैश मेमोरी और उसके बाद है मेन मेमोरी, और इसी तरह ग्रेजुअली आप लोग आते जाएं. और अगर हम टॉप से बॉटम आएंगे तो जो हमारे पास कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाएगी और कैपेसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, रजिस्टर जो है उनकी स्पीड ज़्यादा होगी लेकिन कॉस्ट जो है वो उनकी कैपेसिटी कम होगी लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होगी. उसके बाद आते हैं कैश मेमोरी. कैश मेमोरी की जो स्पीड है वो रजिस्टर से कम होगी लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा होगी. इसी तरह कैश मेमोरी की जो प्राइस है वो रजिस्टर से कम होगी लेकिन मेन मेमोरी से ज़्यादा होगी. ठीक है, और इसी तरह हमारे पास जो है इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम. एक्सेस टाइम का मतलब ये है कि कितना टाइम जो है जो प्रोसेसर उसको जब एक्सेस करेगा किसी मेमोरी को, उसमें कितना टाइम कंज्यूम करेगा. तो इसका मतलब ये है कि रजिस्टर में अगर कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ा है तो कंप्यूटर प्रोसेसर अगर उसको एक्सेस करेगा तो वो सबसे कम टाइम लेगा. इसी तरह कैश मेमोरी में जो डेटा या इंस्ट्रक्शन पड़ा है उसको अगर प्रोसेसर एक्सेस करेगा तो वो रजिस्टर से ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन मेन मेमोरी से कम टाइम लेगा. इसी तरह मेन मेमोरी जो है वो इतनी महंगी नहीं है लेकिन साथ में जो है वो कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती जा रही है लेकिन एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी. और एंड में है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एक्सेस करेगा. ठीक है, सो दिस was all about the classification or the hierarchy of memory which we have already studied in the last lecture. ठीक है, सो अब हम जाते हैं कि कैश मेमोरी किस तरह फंक्शन करता है और कैश मेमोरी को हम क्यों यूज़ करते हैं. सो कैश मेमोरी its main aim is to give memory speed and at the same time provide large memory size at lowest price. So मेन जो एम है कैश मेमोरी का वो है स्पीड इम्प्रूव करना. ठीक है, तो किस तरह स्पीड इम्प्रूव करना. हमारे पास जो है डेटा और इंस्ट्रक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे पड़े होते हैं, रैम में पड़े होते हैं. और प्रोसेसर क्या करता है, रैम को एक्सेस करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए और साथ में इंस्ट्रक्शन को भी एक्सेस करने के लिए प्रोसेसर कहाँ पे जाता है, मेमोरी को जाता है. लेकिन हमारे पास जो मेन मेमोरी है या जो रैम है उसकी स्पीड वो कम है और प्राइस भी कम है. ये सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ है. इसका मतलब है कि प्राइस कम है लेकिन उधर नुकसान क्या है कि स्पीड भी कम है. तो हमारे पास जो कंप्यूटर्स में रैम यूज़ होता है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैश मेमोरी को यूज़ किया जाता है. तो कैश मेमोरी का फ़ायदा ये होगा कि स्पीड भी इम्प्रूव होती जाएगी और साथ में प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी.
तो इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास CPU है, और साथ में अंदर ये क्या है, ये हमारे पास कैशे मेमोरी है। उसके बाद बाहर हमारे पास क्या आता है, रैम आता है। ठीक है, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे मूव हो जाता है, रैम में मूव हो जाता है। तो जब जब कंप्यूटर या लैपटॉप फंक्शन करता है तो उस दौरान प्रोसेसर और रैम के बीच जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस का जो एक्सचेंज होता रहता है। तो रैम चूँकि हमारे पास एक स्लो मेमोरी है, इसकी स्पीड कम है बहुत ज़्यादा, और उधर प्रोसेसर जो है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो अगर इसको हम यूज़ करते हैं तो फिर प्रोसेसर ने रैम रैम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया, कैशे मेमोरी इंट्रोड्यूस की गई। तो कैशे मेमोरी का फ़ायदा ये है होता है कि जब एक दफ़ा प्रोसेसर यहाँ से डेटा को या इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है या फिच करता है तो हमारे पास कैशे मेमोरी में भी सेव हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे सेव हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोसेसर उसी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रोसेसर रैम में जाने की बजाय कहाँ पे जाएगा, कैशे मेमोरी में जाएगा। और कैशे मेमोरी की स्पीड जो है वो रैम से ज़्यादा है। तो इसके बीच हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बीच हमारे पास सॉर्ट ऑफ मैचिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी फास्ट प्रोसेसर डेटा मांगेगा उतनी फास्ट कैशे मेमोरी उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द मेन कंसेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी के कैशे मेमोरी का मकसद क्या है। कैशे मेमोरी का मकसद ये है कि हमारे पास क्या हो जाए, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, और साथ में जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप वो भी कॉस्टली ना हो जाए। अगर हम इस सारे रैम को कैशे मेमोरी यूज़ कर लें या इस हार्ड डिस्क को कैशे मेमोरी यूज़ कर लें तो फिर हम लोग जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस लाखों में हो जाएगी। So a large and slow main memory is combined with a smaller faster cache memory। इन लाइंस का यही मतलब है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे पास मेन मेमोरी है, यहाँ पे हमारे पास CPU है, और ये है कैशे मेमोरी। सो प्रोसेसर क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा वो मेन मेमोरी में जाएगा, वहाँ से डेटा और इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, तो वो इसी रास्ते पे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद कहाँ पे आ जाएगा, CPU में आ जाएगा। फिर अब नेक्स्ट टाइम अब जब प्रोसेसर ने उसी डेटा या इंस्ट्रक्शन को फिच करना है तो वो यहाँ पे जाने की बजाय कैशे मेमोरी में आएगा। तो इसी तरह हमारे पास टाइम वो जो है वो सेव हो जाएगा और स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो द कैशे कंटेन्स अ कॉपी ऑफ पोर्शंस ऑफ मेमोरी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो CPU डेटा या इंस्ट्रक्शंस फिच करता है उसकी एक कॉपी यहाँ पे भी स्टोर हो जाती है। So whenever processor attempts to read a word of memory, ठीक है, word means 2 bytes। तो जब भी कंप्यूटर या प्रोसेसर ने यहाँ से डेटा को फिच करना होता है तो पहले क्या करता है प्रोसेसर, यहाँ पे आ जाता है कैशे मेमोरी में। अगर यहाँ पे पड़ी होती है तो यहाँ से फिच करके ले जाता है, और अगर यहाँ पे ना हो तो फिर मेमोरी में आ जाता है और वहाँ से फिच करके यहाँ पे भी स्टोर कर लेता है और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैशे मेमोरी। और कैशे मेमोरी एक्चुअली यूज़ कहाँ पे होती है, कैशे मेमोरी यूज़ वहाँ पे होती है, आप लोगों ने C++ पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने लूप्स पढ़ा होगा। तो लूप का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रक्शन है उसको बार बार एग्जीक्यूट करना। सो फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक लूप है, ये हमारे पास एक लूप हो गया। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो गई, ठीक है। अब प्रोसेसर ने इन इंस्ट्रक्शन को 10 मरतबा एग्जीक्यूट करना है, और ये चारों इंस्ट्रक्शन हमारे पास कहाँ पे पड़े हैं, मेन मेमोरी में पड़े हैं। तो सीपीयू फर्स्ट टाइम क्या करेगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, यहाँ पे चेक कर लेगा, यहाँ पे ना हुआ तो फिर सीपीयू ने यहाँ पे आके आना है और इन 4 इंस्ट्रक्शंस को फिच करके यहाँ पे भी स्टोर करना है और यहाँ पे भी लेके आना है और एग्जीक्यूट करना है। तो अब एक दफ़ा ये लूप रन हो गया, उसके बाद अब प्रोसेसर अगर यहाँ पे आएगा, यहाँ से दोबारा फिच करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे तीसरी मरतबा आएगा, चौथी मरतबा आएगा, पांचवी मरतबा आएगा। तो इस तरह लूप्स में फिर लूप्स को अगर सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे हम क्या ऐड कर लेते हैं, कैशे मेमोरी ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है इन केस ऑफ लूप्स, ठीक है। सो दिस वे एक्चुअली कैशे इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। ये वही बातें हैं जिस तरह अभी मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कैशे मेमोरी में डेटा ना हुआ तो फिर मेन मेमोरी ने कहाँ पे जाना है, सॉरी प्रोसेसर ने कहाँ पे जाना है, मेन मेमोरी पे जाना है, वहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन को फिच करके कैशे मेमोरी में भी स्टोर करना है और ख़ुद भी एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज़ एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कैशे मेमोरी, ठीक है। कि सीपीयू ने यहाँ पे पहले चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे ना हुआ तो फिर यहाँ पे आना है और यहाँ से फिच करना है और यहाँ पे भी स्टोर करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड ट्रांसफ़र और यहाँ पे लिखा है ब्लॉक ट्रांसफ़र। ये ब्लॉक ट्रांसफ़र और वर्ड ट्रांसफ़र, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो मेमोरी में डेटा पड़ा होता है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होता है, और ईच ब्लॉक में हमारे पास क्या होते हैं 4 या 8 या 12, वो जितने भी वो वर्ड्स हो सकते हैं। सो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्लॉक है और उसमें 4 वर्ड्स हैं, तो ये हमारे पास 4 वर्ड का एक ब्लॉक हो गया। इस तरह 4 वर्ड्स का दूसरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड आप लोगों को मैंने बताया कि 1 वर्ड इज इक्वल टू 16 बिट्स या 2 बाइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेन मेमोरी से जो डेटा यहाँ पे कॉपी होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होगा, और कैशे मेमोरी से फिर प्रोसेसर में इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ट्रांसफ़र होगा। सो प्रोसेसर इज मच फास्टर देन मेन मेमोरी. Processor has to wait for the memory in order to fetch data and instruction from main memory. ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा है और मेन मेमोरी की स्पीड कम है। सो प्रोसेसर ने क्या करना है, उसके लिए वेट करना होगा। सो दिस डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। सो इस वेट की वजह से जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है। सो कैशे मेमोरी इज़ एन अरेंजमेंट दैट मेक्स द मेमोरी appear faster to the processor that it really is. So कैशे मेमोरी एक्चुअली क्या कर लेता है कि रैम या मेन मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा कर लेता है। हालांकि वो अच्छा होता नहीं है, लेकिन बीच में हम कैशे मेमोरी यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से प्रोसेसर को ये पता नहीं चलता कि ये जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है ये एक्चुअली मुझे कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली कैशे मेमोरी से मिल रहा होता है। So cache memory is faster than main memory but slower than registers and these are expensive. कैशे मेमोरी जो है वो फास्टर होते हैं मेन मेमोरी से, लेकिन स्लोअर होते हैं रजिस्टर से, ठीक है। कैशे मेमोरी इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स नोन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। एक्चुअली लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस वर्ड यूज़ होता है, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है। रेफरेंस एक्चुअली सबसे पहले तो आप लोग ये जान लें कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ रेफरेंस। आप लोगों ने ये कई दफ़ा सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान में ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है, जब कभी कोई जॉब अनाउंस हो जाता है तो हम सबसे पहले अपने दोस्तों या साथियों से या रिश्तेदारों से यही पूछते हैं कि भाई आप लोगों का कोई रेफरेंस नहीं है कि मेरे लिए ये काम कर ले। सो रेफरेंस का मतलब है कि किसी के थ्रू
तो यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि प्रोसेसर ने रैम को एक्सेस करना है थ्रू एड्रेस। सो एक्सेसिंग ऑफ मेमोरी थ्रू एड्रेस इज कॉल्ड रेफरेंस। ठीक है। सो आसान वर्ड्स में ये मतलब है कि मेमोरी को प्रोसेसर किस तरह एक्सेस करता है, थ्रू एड्रेसेस। और ये बात मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेमोरी में जो डेटा पड़ा होता है उसमें हर एक डेटा का अपना अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है। सो प्रोसेसर क्या करता है, इन एड्रेसेस के थ्रू जो है वो मेमोरी जो प्रोसेसर रैम को एक्सेस करता है। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड रेफरेंस। नाउ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जब लूप्स रन करता है प्रोसेसर तो उसने क्या करना होता है, उसने उसी सेम लोकेशन को बार बार जाना होता है और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फिच करना होता है। तो उसी इंस्ट्रक्शन को या उसी डेटा को अगर हम या कंप्यूटर जो है कैशे मेमोरी में लेके आ जाए तो ये जो रेफरेंस है वो सॉर्ट ऑफ लोकल हो जाएगा प्रोसेसर के लिए। ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक्चुअली प्रोसेसर होता है और ये हमारे पास यहाँ पे इंटरनली कैशे मेमोरी होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ लोकल अब इसके लिए हो गया, तो इसको हम कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैशे मेन मेमोरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये तो सारा हो गया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैशे मेमोरी एंड व्हाट्स द एम ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का मकसद क्या है, कैशे मेमोरी काम किस तरह करता है, वो तो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास क्या है, कैशे एंड मेन मेमोरी स्ट्रक्चर। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चर ये है कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हमारे पास जो है मेन मेमोरी में एड्रेसेस होती है और कंप्यूटर में एड्रेस बस होता है। तो अब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है वो कितने लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एड्रेस बस। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एड्रेस बस का साइज अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस ऑन द मेमोरी दैट अ प्रोसेसर कैन एक्सेस इज 2⁻n। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को कई दफ़ा दे चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अब अगर n हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2⁻2। 2⁻2 इज इक्वल टू 4। 2⁻2 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि एक एड्रेस 0 हो गया, दूसरा 0 1 1 और 0 और साथ में ये 1 1। तो अब ये 4 लोकेशंस हमारे पास आ गई रैम में जो कि प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है थ्रू एड्रेस बस, और एड्रेस बस का साइज कितना है 2 बिट। सो मेमोरी इज कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक्स हैविंग फिक्स्ड साइज ऑफ k वर्ड्स ईच। अब इस पॉइंट का ये मतलब है कि हमारे पास जो मेमोरी में डेटा पड़ा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स होता है और हर एक ब्लॉक में एक स्पेसिफिक साइज ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं। तो कितने वर्ड्स आ सकते हैं, k वर्ड्स आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। 4 वर्ड्स भी आ सकते हैं, 8 वर्ड्स भी आ सकते हैं, वो प्रोसेसर या कॉन्फ़िगरेशन या कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। सो अब हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। हमने अब मेमोरी में किस तरह फाइंड करेंगे कि हमारे पास एड्रेस बस भी दिया गया है और जो हमारे पास ब्लॉक साइज है वो भी दिया गया है। तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे कि एक मेमोरी में, एक रैम में हम टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला ये है कि m इज इक्वल टू 2⁻n डिवाइडेड बाई k। तो फॉर एग्जांपल अब हम अगर क्या कर लें कि हम ये डिसाइड कर लें कि यहाँ पे जो ब्लॉक साइज है वो 2 हो गया, इसका मतलब है कि एक ही ब्लॉक में हमारे पास 2 वर्ड्स आ गए। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस मेमोरी में कितने हो जाएंगी, 2⁻2 हमारे पास क्या है, 2⁻2 हमारे पास है 4 और के हमारे पास है 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 ब्लॉक्स आ गई, एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया। तो इस तरह ये जो है ब्लॉक्स हम इस तरह फाइंड करेंगे। और दूसरी तरफ कैशे में जो है हमारे पास सी नंबर ऑफ लाइंस होते हैं और हर एक लाइन में हम k वर्ड्स
सेव कर सकते हैं एट अ टाइम। इसका मतलब ये कि इसको हम क्या कहते हैं, लाइन साइज। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास एक फिगर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैशे मेमोरी। और ये 0 1 2 ये क्या है, ये हमारे पास है लाइन नंबर्स। लाइन एक्चुअली क्या है, लाइन वो लोकेशन है जिसमें हम मेमोरी का ब्लॉक टेम्पररी सेव करते हैं। और इसी ब्लॉक का साइज़ कितना है, के वर्ड्स। अब के क्या है, के हमारे पास ये है कि जो मेन मेमोरी में ईच एंड एवरी ब्लॉक का जितना साइज है इसको हम क्या कहते हैं, के वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉक का साइज 4 वर्ड्स है तो के की जगह 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि कैशे मेमोरी के हर एक लाइन में हम 4 वर्ड्स सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे हम के की जगह 8 पुट कर लें तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी में हमारे पास 8 वर्ड्स का ब्लॉक है और यहाँ पे हम 8 वर्ड्स सेव कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैशे एंड मेन मेमोरी स्ट्रक्चर। So now the next topic is cache mapping। अब हमारे पास cache mapping क्या है? Actually we have studied in the previous slide that there are lines in cache and there are blocks in main memory। So हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है मेमोरी को हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में और हर एक ब्लॉक में के वर्ड्स होंगे। वर्ड का मैंने आपको बताया था कि इट्स एक्चुअली अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ प्रेजेंट इन मेमोरी। इसको हम इक्वली लेते हैं 2 बाइट्स के। तो दैट्स एक्चुअली अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सपेक्टिव। लेकिन हमारे पास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी में जो डेटा होता है उसको नॉर्मली वर्ड्स में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, so word is actually a unit of data in memory and k words means के यहाँ पे एक ही ब्लॉक में हमारे पास 2 वर्ड्स भी आ सकते हैं, 4 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारे पास जो है कैशे मेमोरी में लाइंस होते हैं। लाइंस आर एक्चुअली नथिंग बट दीज आर एक्चुअली लोकेशंस ऑन मेमोरी। जिस तरह हमारे पास मेमोरी में या रैम में लोकेशंस होते हैं उस तरह हमारे पास कैशे में लाइंस होते हैं। कैशे मेमोरी में इसको लाइंस कहते हैं और मेन मेमोरी में इसको लोकेशंस कहते हैं। ठीक है, सो अब एज वी नो कि हमारे पास ब्लॉक्स ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे क्योंकि कैशे मेमोरी का जो साइज़ है वो नॉर्मली बल्कि ऑलमोस्ट एंड एवरी टाइम वो लेस होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स के। ठीक है, इधर मैंने लिखा भी है कि एज वी नो दैट सी विच इज़ द नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे इज लेस देन द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू m। ठीक है, सो सी इज लेस देन m। सो अब मसला ये आ जाता है कि अब हमने सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स को हमने इन ही लाइंस में किस तरह एकोमोडेट करेंगे। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक नंबर 1 है या ब्लॉक नंबर 2 है या ब्लॉक नंबर 3 है, जौन सा भी नंबर है ब्लॉक का, उसको हम यहाँ पे कैशे मेमोरी में किस तरह एडजस्ट करेंगे। यानी कि ब्लॉक नंबर 0 कौन से लाइन में एकोमोडेट होगा, ब्लॉक नंबर 2 कौन से लाइन में एकोमोडेट होगा, और इस तरह ब्लॉक नंबर जो लास्ट नंबर है 2n-1 वो ब्लॉक जो है वो कौन से लाइन नंबर में एकोमोडेट होगा। दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ अ कैशे मैपिंग। इसको हम कहते हैं कैशे मैपिंग। और देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैपिंग। हमारे पास कैशे मैपिंग के डिफरेंट टाइप्स है, टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स के थ्रू हम क्या क्या करते हैं,
कैशे मैपिंग करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मैपिंग, द सेकंड वन इज फुल एसोसिएटिव मैपिंग एंड द थर्ड वन इज के-वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग. सो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मैपिंग. So now discuss direct mapping, and I'm gonna discuss it through an example. So हमारे पास जो आर्किटेक्चर गिवन है उसमें हमारे पास एक कैशे मेमोरी है और दूसरा हमारे पास मेन मेमोरी है. ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं. ठीक है, और ये हमारे पास, इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक्स है. ठीक है, जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर, इसी लेक्चर के प्रीवियस स्लाइड्स में, कि हमारे पास मेमोरी में जो डेटा है उनको डिवाइड किया जाता है इन द फॉर्म इनटू ब्लॉक्स. सो दिस आर एक्चुअली ब्लॉक्स. और हमारे पास इस मेन मेमोरी में जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है वो कितने हैं? 128 वर्ड्स. वर्ड इज एक्चुअली अ यूनिट ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंट इन रैम और मेन मेमोरी. और हमारे पास ईच ब्लॉक कंटेन्स 4 वर्ड्स. इसका मतलब है कि इसी एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स होंगे, इसी तरह इसी ब्लॉक में 4 वर्ड्स होंगे, और इसी तरह B2, B3, B4 में 4 वर्ड्स होंगे. सो नाउ लेट अस डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, कि हमारे पास मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 128 है और ईच ब्लॉक कंटेन्स 4 वर्ड्स. सो इसको हम 128 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे. 128 इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स पर ब्लॉक. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ जाएंगे? 32 ब्लॉक्स. जिस तरह हमने यहाँ पे डिनोट किया है B0 से B31 तक. सो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए? 32. और K इज इक्वल टू 4. K या ईच ब्लॉक कंटेन्स 4 वर्ड्स, इसको कहते हैं हम 4. जिस तरह यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ईच ब्लॉक हैज़ K वर्ड्स. सो इस एग्जांपल में हमारे पास K इज इक्वल टू 4 है और K इज इक्वल टू 4. इसी तरह हमारे पास आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे पास जो कैश है उसमें C लाइंस होंगे और उन्हीं लाइंस में K वर्ड्स ही हो सकते हैं. सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो कैश मेमोरी के लाइंस हैं उसमें K इज इक्वल टू 4 वर्ड्स ही आएंगे. सो टोटल हमारे पास कितने लाइंस हैं? 4 लाइंस हैं. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 4 क्रॉस 4. सो दैट इज इक्वल टू 16 वर्ड्स. सो दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ this in this example. सो अब हमारे पास जो है वो जो हमारे पास वर्ड्स है वो भी हमने लिख लिया है कि वर्ल्ड 0, वर्ल्ड 1, वर्ल्ड 2, वर्ल्ड 3 ये हमारे पास ब्लॉक नंबर 0 में आ गए हैं. इसी तरह W4, W5, W6, W7 stands for वर्ल्ड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इसी तरह हर एक ब्लॉक में अब हमने वर्ड्स को प्लेस कर लिए हैं. इसी तरह लास्ट जो ब्लॉक नंबर 31 है उसमें हमने प्लेस कर लिए हैं वर्ड नंबर 124, वर्ड नंबर 125, 126, 127. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए? 128. इसी तरह हमारे पास जो लाइन साइज है वो इक्वल है नंबर ऑफ वर्ड्स इन ईच ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू K एंड K इज इक्वल टू 4. या हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि टोटल वर्ड्स कितने हैं? 16 है और ईच ब्लॉक कैन कंटेन 4 वर्ड्स. सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4. इसका मतलब है कि हमारे पास लाइंस कितने आ जाएंगे? 4 लाइंस आ जाएंगे और हर एक लाइन में हम कितने वर्ड्स प्लेस कर सकते हैं? 4. ठीक है. सो अब नाउ यहाँ पे अब हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है डायरेक्ट मैपिंग की, क्योंकि हमारे पास वर्ड्स कितने हैं? 127 और हमारे पास लाइंस कितने हैं? 4 और हर एक लाइन में कितने वर्ड्स आ सकते हैं? 4. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि हमने कौन सा ब्लॉक
यहाँ पे रखना है, और कौन सा ब्लॉक यहाँ से फिच करना है, और कौन सा ब्लॉक यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना है। दो क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सा ब्लॉक उठाएंगे और यहाँ पे उसको कौन सी लाइन में प्लेस करेंगे। ऑल दिस इज डन बाय डायरेक्ट मैपिंग। और वो किस तरह होता है डायरेक्ट मैपिंग का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ से डायरेक्टली हम पिक करते हैं और यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होता है अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मैपिंग हमारे पास जो फार्मूला है इन ऑर्डर टू फाइंड द लाइन नंबर, कि हमारे पास कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में पुट होगा, कौन से लाइन में प्लेस होगा या कौन से लाइन में होगा। उसके लिए जो फार्मूला है वो है के लाइन नंबर इज इक्वल टू के मॉड एन। नाउ वेयर के इज इक्वल टू ब्लॉक नंबर और एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमको यहाँ पता है कि कितने हैं, 4 है, ठीक है। और के जो है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होके 31 तक रेंज है। सो अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि B0 या ब्लॉक नंबर 0 कौन से लाइन में होगा, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं इसी फार्मूले के थ्रू। सो 0 mod 4 इज इक्वल टू 0। 0 mod 4 का मतलब ये है कि अगर हम 0 को डिवाइड कर ले 4 पे और जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 0। तो इसका मतलब ये है कि B0 होगा लाइन नंबर 0 में, ठीक है। इसी तरह 1 mod 4 का मतलब ये है कि 1 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो B0 सो B1 नंबर ब्लॉक जो है वो कौन सी लाइन में होगा, लाइन नंबर 1 में। इसी तरह 2 mod 4 का जो रिमाइंडर है वो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि B2 ब्लॉक नंबर 2 कौन से लाइन में होगा, लाइन नंबर 2 में। इसी तरह जो 3 mod 4 है, B3 जो है ब्लॉक नंबर 3 है वो कौन से लाइन नंबर में होगा, 3 में। तो यहाँ पे हमने पुट किया है B3 को लाइन नंबर 3 में। इसी तरह 4 mod 4 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो B4 है ब्लॉक नंबर 4 है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, लाइन नंबर 0 में पुट करेंगे। इसी तरह अगर 5 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे, लाइक 5 mod 4, 5 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब है कि जो B नंबर 5 जो ब्लॉक नंबर 5 है वो कहाँ पे होगा, L1 में होगा। इसी तरह यहाँ पे इसी फार्मूले के तहत हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में पड़ा रहेगा। और B0 जब L0 में पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वर्ड नंबर 0, वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3 B इसी लाइन नंबर 0 में पड़े हैं। इसी तरह B3 में कौन से वर्ड्स हैं, वर्ड नंबर 12, वर्ड नंबर 13, वर्ड नंबर 14, वर्ड नंबर 15, ये सारे वर्ड्स मिला के ब्लॉक नंबर 3 बनाते हैं। और ब्लॉक नंबर 3 कहाँ पे पड़ा है, लाइन नंबर 3 में। सो इसी तरह हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में पड़ा रहेगा। अब हमारे पास जो है ये लाइंस जो है ये हमारे पास अब फिक्स हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 0 है वो लाइन 0 में ही आएगा, और इसी तरह B1 जो है वो लाइन नंबर 1 में ही आएगा, और इसी तरह लाइन नंबर 0 में बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो 0, 4, 8, 12 एंड सो ऑन है अप टू B28। इसी तरह लाइन नंबर 1 में और बाकी जो है वो है B29। इसी तरह लाइन नंबर 2 में है B30 और B31। हमारे पास टोटल ब्लॉक्स है 32, और B31 जो है वो कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 3 में। सो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली हम इस फार्मूले के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक कौन से लाइन में वो एग्जिस्ट करेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट
डायरेक्ट मेथड ऑफ मैपिंग। डायरेक्ट मीन्स वी नो डायरेक्टली द लोकेशन, ठीक है, हम इस फार्मूले के थ्रू डायरेक्ट हमें लोकेशन का पता चल जाता है, यानी कि लाइन का पता चल जाता है, तभी इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मैपिंग ऑफ कैशे मेमोरी। अब इसके बाद अब हम अगर क्या करना चाहता है, अब अगर माइक्रो प्रोसेसर कोई रेफरेंस, वो अगर प्रोसेसर रेफरेंस द डेटा, अब अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो एक फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। सो नाउ टू फाइंड फिजिकल एड्रेस ऑफ ईच वर्ड, अब हमने इस ईच एंड एवरी वर्ड के लिए क्या करना है, एड्रेस फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल एड्रेस, हमने यहाँ पे डिनोट किया है PA के थ्रू, फिजिकल एड्रेस। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 128 वर्ड्स। अब हम फाइंड करेंगे कि इन 128 वर्ड्स को हम कितने बिट्स के थ्रू हम सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ बिट्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ बिट्स 128 वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू log ऑफ 2 ऑफ 128। अगर आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू log ऑफ 2 128 फाइंड कर ले तो ये 7 बिट्स आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 7 बिट्स होंगे और इसके डिफरेंट कम्बिनेशन हम लेंगे तो हम 128 वर्ड्स तक हम इसको बना सकते हैं। हमारे पास अब फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का हो जाएगा, 7 बिट्स का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं 128। उसको हम 7 बिट्स के डिफरेंट कम्बिनेशन से हम बना सकते हैं। आउट ऑफ दिस फिजिकल एड्रेस, अब हमारे पास इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। वन हो जाएगा, एक आ जाएगा ब्लॉक नंबर और दूसरा आ जाएगा ब्लॉक ऑफसेट या साइज, ठीक है। ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफसेट है या ब्लॉक साइज। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, हर एक ब्लॉक में हमारे पास 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स को या 4 बिट्स को हम कितने बिट्स के कम्बिनेशन से बना सकते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 2। मैं बार बार कहता हूँ, हमने बार बार कहा है कि हमारे पास जब 2 बिट्स हो तो उसके हम 4 डिफरेंट कम्बिनेशंस ले सकते हैं। तो इन डिफरेंट कम्बिनेशंस को हमने यहाँ पे क्या डिनोट किया है, वर्ड्स के थ्रू, वर्ड 0, वर्ड 1, वर्ड 2 एंड वर्ड नंबर 3। इसका मतलब है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ईच एंड एवरी ब्लॉक में, इसको हम 2 बिट्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तभी हमने यहाँ पे जो साइज है वो क्या लिखा है, 2 बिट्स लिखा है, और बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास बिट्स है वो कितने हैं, वो 5 बिट्स हो गए हैं, ठीक है। अब इन 5 बिट्स से हम कितने कम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसके थ्रू हम 32 कम्बिनेशंस बना सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 रेज़्ड टू पावर 5 हो जाएगा। तो कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे, 32 ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम अब इन 7 बिट्स से क्या फाइंड कर सकते हैं, इन बिट्स में, इन 32 ब्लॉक्स में कोई भी हम किसी भी बिट्स को हम वर्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माइक्रो प्रोसेसर ने ये एक एड्रेस जनरेट कर लिया 001101, ठीक है, 011। तो ये जो 2 बिट्स हैं ये वर्ल्ड हो गए, ये वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो 5 है ये हमारे पास ब्लॉक नंबर हो गए। तो 00110 को अगर आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये कि ब्लॉक नंबर 6, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लॉक नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। और ब्लॉक नंबर 6 में फिर कौन सा वर्ड है, 11 की कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 23 है, 24, 25, 26, 27। तो इस ब्लॉक में इस वर्ड को एक्सेस कर लेगा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। दिस वाज एक्चुअली accessing the data within the block। अब हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास मेमोरी में जो डेटा है उसका एड्रेस 7 बिट होगा इसी आर्किटेक्चर में। नाउ इफ दिस डेटा हैज़ बीन मूव्ड टू कैशे मेमोरी, अब ये जो एड्रेस है 7 बिट्स का, ये अब कैशे मेमोरी में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइंस 4 है और ब्लॉक्स
32 है। सो अब यहाँ पे किस तरह एडजस्ट होगा, किस टाइम पे कौन सा ब्लॉक यहाँ पे पड़ा रहेगा, इसके लिए अब कैशे की साइड पे अब हमारे पास एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि वो अब कैशे मेमोरी में एड्रेस किस तरह होगा। सो वी हैव फाउंड फिजिकल एड्रेस इन मेमोरी एंड दैट वर्ड हैज़ बीन मूव टू कैशे मेमोरी। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिकल एड्रेस हमने फाइंड कर लिया मेन मेमोरी में, बट वो वर्ड या कोई भी ब्लॉक अब चूँकि शिफ्ट हो गया है कैशे मेमोरी में, तो अब जो चूँकि उसका एड्रेस चेंज हुआ होगा। नाउ टू क्रिएट दैट मेमोरी एड्रेस इन कैशे मेमोरी, अब हमने क्या करना है, उसी एड्रेस को कैशे मेमोरी के सेंस में उसके लिए अब हमने उसको फाइंड करना है। सो फिजिकल एड्रेस अब भी 7 बिट्स का ही होगा, लेकिन ये अब 3 पोर्शन पे मुश्तमिल होगा, 3 सेक्शंस पे मुश्तमिल होगा। पहले चूँकि 7 बिट्स था, उसमें 2 बिट्स जो थे वो क्या थे, वो ब्लॉक ऑफसेट थे या ब्लॉक साइज थे, और ये जो था ये ब्लॉक नंबर था। ठीक है, तो इफ़ वी कंसिडर के फॉर एग्जांपल ये वर्ड बी ज़ीरो ब्लॉक मूव हो गया है लाइन नंबर 0 पे, तो वर्ड्स तो वही 4 ही होंगे, W0, W1, W2, W3। लाइक के वर्ड्स का साइज तो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इस नए एड्रेस में भी ब्लॉक ऑफसेट का साइज भी 2 ही रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे लाइंस कितने हैं, लाइंस अब हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। तो अब 4 हम किस तरह कितने वो कम्बिनेशन 4 कम्बिनेशन हम कितने बिट से बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब हम अगर 2 बिट्स कंसिडर कर लें तो 2 रेज़ टू द पावर 2 हमारे पास कितने कम्बिनेशन हो गई, 4। कौन कौन से कम्बिनेशन हो गई, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 4 हमारे पास इन 4 लाइंस को डिनोट कर रही हैं। और थर्ड नंबर जो है ये लाइन नंबर अब हो गया, इसका साइज भी 2 बिट्स है, इसका साइज भी 2 बिट्स है। रिमेनिंग कितने बिट्स हैं, 3 बिट्स हैं। ठीक है, अब 3 बिट्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये होता है टैग। ठीक है, सो विच ब्लॉक इज़ प्रेजेंट, इसका मतलब ये है कि ये जो टैग है ये अब यहाँ पे शो करेगा कि कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट है। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे ब्लॉक नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और लाइंस कम है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि लाइन नंबर 0 में कौन कौन से ब्लॉक्स आ सकते हैं, B0, B4, B8, B12, B16, B20, इसी तरह कंटिन्यू करते जाए अप टू B28। लेकिन आपको मैंने बताया भी था कि इन ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे एक ही ब्लॉक आ सकता है। तो वो कौन सा ब्लॉक होगा, वो यही हमारे पास ये टैग हमको बताएगा कि कौन सा ब्लॉक अभी इसी टाइम पे इसी लाइन नंबर पे पड़ा है। इसी तरह ये टैग नंबर हमको बताएगा कि लाइन नंबर 1 में इन ब्लॉक्स में से कौन सा ब्लॉक पड़ा है, B1, B5, B9, B13, इसी तरह B17, इसी तरह कौन सा ब्लॉक लाइन नंबर 1 में पड़ा है। तो ये कौन बताएगा प्रोसेसर को, ये बताएगा ये थर्ड नंबर जो टैग है, ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ब्लॉक अब इस लाइन नंबर पे पड़ा है, क्योंकि दीज लाइंस कैन अकोमोडेट टू मेनी ब्लॉक्स, लेकिन किसी टाइम पे एक ही ब्लॉक आ सकता है। सही है। सो अब विच ब्लॉक इज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइन नंबर 00 है। ठीक है, लाइन 0 है और टैग हमारे पास क्या है, 010। और वर्ल्ड की हम कितनी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, कितनी कम्बिनेशन ले सकते हैं, 4 कम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ईच एंड एवरी ब्लॉक में 4 वर्ड्स हैं और 4 वर्ड्स को हम 2 बिट से हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 01 00 00 01 10 11। अब हम अगर इनको अगर हम डिसिमल में कन्वर्ट कर ले तो
32 बन जाता है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं 33 बन जाता है। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर ले तो 34 बन जाता है। इसी तरह अगर इस लाइन को हम कन्वर्ट करके डेसिमल में तो कौन सा बन जाता है 35। तो इसका मतलब ये है कि अभी लाइन नंबर 0 में कौन से वर्ड्स पड़े हैं, वर्ड नंबर 32, 33, 34, 35। तो अब हम देखते हैं कि ये वर्ड्स ये कौन से ब्लॉक में पड़े हैं। तो ये W32, 33, 34 और 35 ये ब्लॉक नंबर 8 में पड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसी टाइम अब लाइन नंबर 0 में इन ही ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ B8 प्रेजेंट है। अब हम अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, लाइन नंबर 01 आ जाएगा। 01 स्टैंड्स फॉर 1, सो लाइन नंबर 1, 01 लाइन नंबर 1। इसी तरह टैग है 001 और बाकी ये हम डिफरेंट कम्बिनेशंस ले सकते हैं 00, 01, 10, 11। इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर ले इस सारे नंबर को 00101001 को, तो ये बन जाएगा W20, W21, W22, W23। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये वर्ड्स जो है ये कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे पास ब्लॉक नंबर 5 में पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इसी टाइम लाइन नंबर 1 में इन ब्लॉक्स में से सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक नंबर 5 L1 में पड़ा है। सो इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन से लाइन में कौन सा ब्लॉक पड़ा है। ये हमको बताता है कौन, ये टैग नंबर, ये लाइन नंबर और ये ब्लॉक ऑफसेट। ये सारा जो एड्रेस है ये हमको बताता है कि कौन से लाइन में कौन सा ऑफसेट और कौन सा ब्लॉक प्रेजेंट है या पड़ा है इसी टाइम पे। सो ये जो एड्रेस है ये हमने मॉडिफाई किया था इसी एड्रेस से। ये एड्रेस मेन मेमोरी में होगा और ये एड्रेस ये कैशे मेमोरी में होगा। So this was all about direct mapping of cache memory. अब लास्ट पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर L0 में या L0 में कौन सा ब्लॉक पड़ा है B4 और हमारे पास जो प्रोसेसर है उसको जो ब्लॉक चाहिए वो भी B4 है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले कहाँ पे आएगा, कैशे मेमोरी में आएगा और वो यहाँ पे B4 को फाइंड आउट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैशे हिट। कैशे हिट का मतलब ये है कि प्रोसेसर को कैशे में से जो ब्लॉक है या वर्ड है वो मिल गया है। ठीक है, अब इसके अपोजिट क्या होगा, क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर इज़ लुकिंग फॉर B8, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जब यहाँ पे आ जाता है तो वो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक पड़ा है B4। तो इसका मतलब ये है कि अब इसी लाइन में या कैशे मेमोरी में माइक्रो प्रोसेसर को ब्लॉक नंबर 8 नहीं मिल रहा। तो इसको क्या कहता है, इसको कहते हैं कैशे मिस। इसका मतलब ये है कि कैशे को के मेमोरी को के प्रोसेसर को कैशे में से अपना डिज़ायर जो ब्लॉक है वो नहीं मिल रहा, तभी इसको कहते हैं कैशे मिस। अब ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगा, ये प्रॉब्लम इस तरह सॉल्व होगा कि इसको हम फिर कहते हैं कैशे रिप्लेसमेंट। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या होगा कि ये B8 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा B4 की जगह पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब माइक्रो प्रोसेसर कैशे में आएगा और इसको B8 चाहिए तो उसको B8 यहाँ से मिलेगा। तो इसको कहते हैं कैशे हिट। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट मैपिंग ऑफ कैशे मेमोरी। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही तो काइंडली ये वीडियो दोबारा देखें और अगर फिर भी समझ ना आए तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड थैंक यू। खुदा हाफिज़।